हेलो एवरीवन, जय हिंद। लास्ट वीडियो में हमने आपका इंट्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूशन से करवाया था। कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक चीज़ें हैं उन सब से आपका परिचय करवाया था और कुछ सजेशंस दिए थे और कुछ माइंड मैप्स आपके दिमाग में हमने सेट किए थे ताकि आने वाले वीडियोस में आपको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। कुछ पर्सनल सजेशन भी मैंने ऐड किए थे वाइल रीडिंग योर कॉन्स्टिट्यूशन दैट शुड बी इन योर माइंड। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग अब कवर करते हैं। ये वीडियो जो होने वाली है हमारी, इसमें हम फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड बोरोइंग्स के बारे में बात करेंगे। कैसे हमारी संविधान सभा बनी और कौन कौन से प्रोविजंस हमने दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी करके और कुछ मॉडिफाई करके अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाले, उन सब चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ से हमारे बैकग्राउंड की शुरुआत होती है और धीरे धीरे करते हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से याद कर लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में सबसे पहले जानना पड़ेगा कि आखिरकार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कैसे किन लोगों ने और कैसे कितने संघर्ष किए और किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए सबसे पहले मांग उठी। थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट टॉपिक एक्चुअली इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे मोतीलाल नेहरू और 8 अदर मेंबर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, उन्होंने 1928 में एक कॉन्स्टिट्यूशन देश के लिए तैयार किया था। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यानी वोट देने का अधिकार और माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ राइट्स उन्हें दिए गए थे। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो सारी इस कॉन्स्टिट्यूशन में थी। तो यहाँ से हम देख सकते थे कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बारे में एक विचार यहीं से शुरू हो गया था। बाकी जो तो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है वो तो काफ़ी पुराना था, वो तो चल रहा था, लेकिन ये उसका अब अंत होने ही वाला था। हमारा देश लगभग आज़ादी की तरफ जाने वाला था। तो इसके बाद आप देखिए, अगला जो यहाँ पर इवेंट हुआ वो 1930 का इंसिडेंट है। एक्चुअली 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था और लाहौर अधिवेशन में इन्होंने जो है पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पूर्ण स्वराज मतलब इंडिपेंडेंस। और ये डिसाइड किया था कि 26 जनवरी को भारत के लोग अपना गणतंत्र दिवस मनाएंगे। और यही बात हम थोड़ा सा वीडियो के एंड में भी देखेंगे, इस चीज़ से लिंक ज़रूर करेंगे। और आइए तीसरा इवेंट जानते हैं, डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में ना सबसे पहले जो डिमांड ऑफिशियल उठी कभी, तो वो था 1934। 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ही डिमांड उठाई थी सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कि भैया एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी। ठीक है, आई होप आपको ये 3 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इसके बाद क्या होता है कि देखिए, ब्रिटिश की बैकबोन टूट चुकी थी। ब्रिटिशर्स जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड में हार चुके थे, तो उनकी इकोनॉमी तबाह हो गई थी और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे। हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अब हमारे पैर बहुत समय तक इंडिया में नहीं जमने वाले हैं, ना हमारा राज्य चलने वाला है। तो उन्होंने क्या किया कि एक समझौते के साथ एक कैबिनेट मिशन प्लान को इंडिया भेजने का निर्णय लिया, जिसमें उन्होंने 3 तरह के प्रावधान किए इंडिया को फ्यूचर में गवर्न करने के लिए, या फिर इंडिया को फ्रीडम देने के लिए कुछ ऐसे प्रावधान किए जिससे आगे का एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया खुद संभाले। तो ये कैबिनेट मिशन प्लान जो है ना, मार्च 1946 को इंडिया आया। मार्च 1946 को इंडिया आया और इसमें 3 मेजर प्रोविजंस थे। इंटरिम गवर्नमेंट यानी अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार बनाने के बारे में इसी में प्रावधान किए गए थे। देखिए, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आप इमेजिनेशन कीजिए कि जब देश से अंग्रेज़ चले गए, उन्होंने तो अपना पूरा सेटअप एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी यहाँ पर सेट की हुई थी,
लेकिन जब वो यहाँ से चले जाएंगे तो एकदम से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालेगा, किस तरह से एग्जीक्यूशन होगा, किस तरह से सारी चीज़ें होगी। तो इसके लिए जो है एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनी जिसके हेड बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो इंटरिम गवर्नमेंट है। तो इसी के तहत कैबिनेट मिशन प्लान के तहत वो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। दूसरा कैबिनेट मिशन प्लान का ऑब्जेक्टिव था टू मेक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाना, संविधान सभा का निर्माण करना। तो संविधान सभा का निर्माण भी इसी के तहत किया गया था, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। अच्छा, एक ज़रूरी बात मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गया कि कैबिनेट मिशन प्लान में ना 3 लोग मेन थे, अलेक्जेंडर और ये क्रिप्स एंड लॉरेंस। लॉरेंस जो है इसके हेड थे। लॉरेंस वॉज द हेड ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। और तीसरा कैबिनेट मिशन प्लान का ऑब्जेक्टिव था प्रिंसली स्टेट्स का सेटलमेंट। चलिए इसको एक और सेपरेट पेज में समझ लेते हैं यहाँ पर, ताकि आपको अच्छे से समझ में ये आ जाए। देखिए, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला उस टाइम पे बहुत सारे राजा महाराजा भी हुआ करते थे, छोटे मोटे राज्य वो उनके थे। तो इस तरह से जो है ना 565 रजवाड़े यहाँ पर थे और उनके शासन के थे छोटे छोटे राज्यों में। तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत इन सभी जो प्रिंसली स्टेट्स थे इनको छूट दी गई थी कि ये उन पर डिपेंड करता है कि वो इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ, क्योंकि बंटवारा तो ऑलरेडी होने ही वाला था, ये बात तो क्लियर हो गई थी। तो इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, ये उन पर बात थी। तो क्या हुआ, तो कुछ एक जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने इंडिया के साथ सम अप कर लिया और कुछ स्टेट्स ने पाकिस्तान के साथ सम अप कर लिया। पाकिस्तान के साथ सम अप किया सिर्फ 13 स्टेट्स ने और इंडिया के साथ सम अप किया 552 स्टेट्स ने। ठीक है, ये प्रिंसली स्टेट्स की हमने बात यहाँ पर करी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं। यही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। प्रिंसली स्टेट 565 टोटल थे और इंडिया में जो है ये 552 प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया के साथ मिलने को तैयार हो गए थे वो लोग, और 13 जो प्रिंसली स्टेट्स है वो पाकिस्तान के साथ मिले। अब कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जो बहुत कंट्रोवर्शियल थे, चूँकि बाद में वो मिले तो इंडिया में ही थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेट्स थे। ये स्टेट्स कभी कभी चाहते थे कि उन्हें इंडिया के साथ नहीं मिलना, वो बिल्कुल इस बात के खिलाफ थे, लेकिन उनका इंडिया में मिलना बहुत ज़रूरी था। इसलिए हमारे जो प्रोविंसेस के कमेटी के जो हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। तो जैसे कि पहला ये स्टेट था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की कहानी कुछ ऐसी है, मैं अभी आपको बताता हूँ। जम्मू कश्मीर में जो राजा था उस समय उनका नाम था हरि सिंह। जम्मू कश्मीर के राजा का नाम था हरि सिंह। तो हरि सिंह क्या चाह रहे थे, वो चाह रहे थे एक अलग देश बनाना। वो चाह रहे थे कि जम्मू कश्मीर ना इंडिया के साथ मिले ना पाकिस्तान के साथ मिले, बल्कि अलग देश बने। और जम्मू कश्मीर की ज़्यादातर जनसंख्या थी मुस्लिम, और ये जो बंटवारा हुआ था देश का, ये भी हुआ था धर्म के ही आधार पर। तो बात ये होनी थी कि बहुत सारे जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो चली जानी थी पाकिस्तान, लेकिन ये जो स्टेट था ये अलग देश चाह रहा था। तो इसके बाद प्रॉब्लम इन्हें आने लगी कि पाकिस्तान ने एकदम से इन पर अटैक कर दिया, ये 1948 में ही। उसके बाद जो हरि सिंह है उन्होंने शरण ली पंडित जवाहरलाल नेहरू की, और एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाया जवाहरलाल नेहरू ने इनसे। और लगभग देखिए, आज तक 370 आर्टिकल जब तक था, ये कुछ हद तक इंडिया में अभी भी मिला हुआ था, और सिर्फ 3 विषयों पर इन्होंने छूट दी थी भारत की जो यूनियन गवर्नमेंट है उनको। बाकी इनका कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग है। इन्होंने छूट दी थी कि ये कम्युनिकेशन, डिफेंस
और एक्सटर्नल अफेयर्स को ये लोग देखेंगे। अरे गॉड 19-20 का ही तो फर्क है बस। यहाँ कोई है तो 19-20 का फर्क है, ये 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, ये 19-20 का फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। चलिए अब बात करते हैं जूनागढ़ की। यहाँ पर समस्या ये थी कि यहाँ के राजा थे मुस्लिम और जो जनता थी, जो लोग थे, वो थे नॉन मुस्लिम। तो यहाँ पर सरदार पटेल ने क्या किया कि जनमत संग्रह करवाया, रेफरेंडम करवाया और लोगों ने वोट किया कि वो इंडिया के साथ ही रहना चाहते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम भी हो गई सॉल्व। अब आता है एक तीसरा इशू, वो है हैदराबाद का। हैदराबाद में क्या समस्या चल रही है? हैदराबाद का ये था कि हैदराबाद बिल्कुल भी इंडिया के साथ मिलने के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन यहाँ पर सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाया, ऑपरेशन पोलो, और बिल्कुल साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके, मार काट करके, बढ़िया से पुलिस की हेल्प लेकर के इनको भी इंडिया में मिला लिया गया। तो इस तरह से 565 जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स है वो इंडिया में 565 में से 552 स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में मिल चुके हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान में एक बात साफ की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स होंगे, जिनमें से सीटों का बंटवारा कुछ इस प्रकार किया गया था कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जिनके बारे में अभी हमने बात की 552, उनको जो है 93 सीटें दी गई थी। 93 सीटें जो भरी जानी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो प्रिंसली स्टेट से भरी जानी थी। और ब्रिटिश प्रोविंसेस यानी वो एरियाज़ जो ब्रिटिश के कंट्रोल में थे, उनमें 292 सीटें भरी जानी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, ये वो एरियाज़ थे जहाँ पर चीफ कमिश्नर जिसको गवर्न करते थे। बेसिकली ये थे तो ब्रिटिश के ही अंडर, लेकिन ये बहुत बड़ी सिटीज़ थी इसलिए, और इम्पोर्टेंस की सिटीज़ थी, तो यहाँ पर 4 सीटें थी। तो इस तरह से हमारा गणित पहुँच जाता है पूरा 389, 389 मेंबर्स। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे एट द बिगिनिंग, वो होने थे 389। लेकिन अब एक कहानी में ट्विस्ट आता है, उस ट्विस्ट के बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि 1 प्रोपोर्शन 10 लाख यानी 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि चुना जाना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चुना किसने था? क्या वोटिंग हुई थी? नहीं। क्या हुआ था कि 1935 एक्ट एक आया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इसमें इन्होंने स्पेसिफाई किया था कि इन्होंने ना प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स बनाए थे, प्रोविंसेस के लिए लेजिस्लेचर्स बनाए थे, प्रोविंसेस लेजिस्लेचर्स। इन्होंने सिंगल ट्रांसफरेबल प्रेफरेबल वोट का यूज़ करके, ये क्या होता है इसको हम प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी पढ़ेंगे, ये वोटिंग सिस्टम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसका प्रयोग करके हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट के मेंबर्स को चुना था। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ इनिशियल मीटिंग्स के बारे में। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनकर तैयार हुआ तो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनकर तैयार हुई, तो उसके बाद सबसे पहली जो मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। चूँकि पहली मीटिंग थी तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका टेम्पोरेरी चेयरमैन बनाया गया। ठीक है, टेम्पोरेरी चेयरमैन किसको बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और फिर अगली मीटिंग हुई 2 ही दिन बाद, यानी 11 दिसंबर 1946 को। यहाँ पर 2 काम किए गए। पहला, राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया परमानेंट चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और एक और काम यहाँ पर किया गया कि BN राव को
चीफ एडवाइज़र बनाया गया, BN राव को चीफ एडवाइज़र यहाँ पर बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो इसके और 2 दिन बाद एक मीटिंग हुई 13 दिसंबर 1946 को, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? इसमें वो सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को सामने रखा गया था जिस पर बेस्ड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना था। वो कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालने थे, कुछ ऐसे प्रोविजंस जिन पर बेस्ड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना था। तो ये भी बात आपको क्लियर हो गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो यहाँ पर स्लाइड में हम देखेंगे कि 380, ये तो हमने देख भी लिया कि 389 मेंबर्स थे। फिर अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट की बात ये है कि 389 मेंबर्स ने टोटल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए काम नहीं किया। आप सब जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 को जो ये पाकिस्तान है इंडिया से अलग हो गया था। इट वॉज कार्व्ड आउट ऑफ इंडिया ऑन 14 अगस्त 1947। सो क्या हुआ, जो पाकिस्तान के एरियाज से चुने हुए लोग थे, ठीक है, पाकिस्तान का जो एरिया था जो कट करके अलग हुआ था, जो वहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए लोग चुने गए थे, वो अब पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने काम किया, यानी पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उन्होंने काम किया। तो अब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में बच गए सिर्फ 299 सदस्य और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बच गए 90 सदस्य, क्योंकि 90 सदस्य चुने गए थे उन एरिया से जो पाकिस्तान में पड़ते हैं। बात करते हैं अब हम यहाँ पर 389 मेंबर्स में से हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें 15 महिलाएं थी, महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित की गई थी और अदर कम्युनिटीज़ के लिए भी, जैसे मुस्लिम वगैरह, और SC और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी, जैसे ST के लिए भी यहाँ पर सीटें जो है रिज़र्व करी गई थी। बता दें कि SC के मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 28 थे, ठीक है, जिनमें से BR अम्बेडकर वॉज वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उनके बारे में भी हम आगे अभी देखेंगे। और एक पॉइंट ये याद रखिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है दबदबा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। लगभग 82% सदस्य जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो कांग्रेस पार्टी से आते थे, ठीक है। ये बात भी आपको क्लियर हो गई है उम्मीद करता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कमिटीज़ पर। अब ये कमिटीज़ क्या है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना अपने आप में एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स काम था, वो भी स्पेसिफिकली फॉर अ कंट्री विच इज़ वेरी मच डाइवर्स, ठीक है। यहाँ पर कितनी ज़्यादा विविधता है, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। भारत के बारे में एक बात बता दूं, दुनिया में 8 सबसे मेजर जो रिलीजन्स है वो सारे इंडिया में पाए जाते हैं। और इंटर रिलीजन कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो भविष्य में, इसके लिए बहुत ही ध्यान से हमें काम करने की ज़रूरत थी। और कुछ ऐसे विषय थे जिनके लिए स्पेसिफिकली हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को एक कमिटीज़ में गठित करना पड़ा था, ठीक है। तो इस तरह की 22 कमेटियाँ, देयर वर 22 कमिटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण कमिटीज़ में यहाँ पर लिख दी है, वो आप देखिए। यूनियन कमेटी जो थी वो अंडर थी जवाहरलाल नेहरू के, यानी चेयरमैन कौन था यूनियन कमेटी का? मिस्टर नेहरू। और प्रोविंशियल कमेटी क्या? अभी हमने सरदार पटेल के बारे में बात की भी थी। जो प्रोविंसेस थे उनको इकट्ठा करने, उनको एकजुट करने, भारत में मिलाने और ऑर्गेनाइज करने का जो कार्य था वो सरदार पटेल को दिया गया था। इसके अलावा माइनॉरिटी कमेटी, फंडामेंटल राइट्स कमेटी और स्केड्यूल ट्राइब्स कमेटी, इन सभी का हेड भी बनाया गया था। किसको? ये थे हमारे सरदार पटेल जी। तो आप देखिए कितने महत्वपूर्ण थे सरदार पटेल हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो काम था वो था ड्राफ्टिंग कमेटी का। सबसे पहले
मैं आपको बता दूं कि ड्राफ्टिंग कमेटी में ना देयर वर टोटल 7 मेंबर्स, ठीक है। उनमें से B.R. अम्बेडकर वॉज चेयरमैन। B.R. अम्बेडकर यहाँ पर चेयरमैन थे और इन्होंने सबसे पहले B.R. अम्बेडकर और ड्राफ्टिंग कमेटी ने मिलकर के एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसको ड्राफ्ट कहा जाता है, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने सारे के सारे प्रोविजंस डाले जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होने चाहिए थे, और वो भी एकदम अच्छे मैनर में। तो क्या होता है कि बाद में जब नेगोशिएशन और इस पर विवाद हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, क्योंकि ऑब्वियसली 7 लोगों द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना नहीं था। बेशक वो बहुत ज़्यादा कैपेबल थे, लेकिन इसके बावजूद ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को 2000 प्लस टाइम्स अमेंड किया गया था, ठीक है। जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, जब वाद विवाद हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और इस पर बहस होने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तो लगभग 2000 से भी ज़्यादा बार इसको अमेंड किया गया था, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिए, ठीक है। और एक फ्लैग कमेटी, अब देश बनना था भैया, फ्लैग भी तो हमें एक सिलेक्ट करना था। फ्लैग के लिए क्या किया गया कि राजेंद्र प्रसाद और वेंकैया नायडू, याद रखिए मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, राजेंद्र प्रसाद और वेंकैया नायडू, ये 2 मेजर जो थे, ये थे फ्लैग कमेटी में, ओके। तो इस तरह की कुल 22 कमेटियाँ थी, मैं आपको बता चुका हूँ। आप ये बात ज़रूर ध्यान रखिए, कमेटी से कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं और स्पेसिफिकली इसके जो चेयरमैन्स है उनको पूछ लिया जाता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक मेजर चीज़ जो हमारा आपने थंबनेल पे भी देखा, बोरोइंग्स। अब बोरोइंग्स क्या होती है? बोरो क्या होता है? बोरो का मतलब होता है उधार लेना। लेकिन हमने क्या उधार लिया? हमने उधार लिया दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ अच्छे प्रोविजंस। लेकिन हमने ध्यान रखा, क्योंकि 389 मेंबर्स पहले थे और बाद में 299 सदस्य भारतीय संविधान सभा में काम किया, और 299 सदस्य वो लोग जो है ना, बहुत ही फार साइटेड पर्सन्स थे और बहुत बुद्धिजीवी लोग थे। बहुत लोग आलोचना करते हैं कि उन्होंने हमारे संविधान के लिए बाहर के देशों से कुछ चीज़ें अडॉप्ट करी, ठीक है। तो ये इसको बैग ऑफ बोरोइंग्स भी कई बार कहा जाता है, बैग ऑफ बोरोइंग्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग्स यानी उधार का थैला। लेकिन आप खुद बताइए, क्या बैग ऑफ बोरोइंग्स कहना इसको उचित है? उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च करी। बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद में ये बात समझ में आई कि कुछ प्रोविजंस जो दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं, वो हम अपने यहाँ पर भी कर सकते हैं, देश की डाइवर्सिटी को देखते हुए। और वैसे भी दूसरे लोगों से जो अच्छी बातें हैं वो हमें सीखनी चाहिए, इसलिए इसको बैग ऑफ बोरोइंग्स तो एटलीस्ट नहीं कहना चाहिए, इसके बिल्कुल खिलाफ हमें होना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं इस बैग ऑफ बोरोइंग्स जो है। एक बात और, यहाँ पर बोरोइंग्स वर्ड इसको भी यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि बोरोइंग्स वर्ड यहाँ पर यूज़ करना ठीक नहीं है, इसको हम अडॉप्शन कह सकते हैं, अडॉप्शन। क्योंकि हमने उधार नहीं लिया है, बस उन चीज़ों को अडॉप्ट किया है, देखा है कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये बातें अच्छी है, तो हम इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कनाडा से हमने कौन कौन से प्रोविजंस लिए? कनाडा के बारे में हमने लिखा है यहाँ पर। कनाडा से जो गवर्नर है, हमारे स्टेट्स में गवर्नर होते हैं, वो हमने लिए हैं कनाडा से, ठीक है। और रेजिडुअल पावर आर्टिकल 148 में यहाँ पर है, ये वाला रेजिडुअल पावर्स आर्टिकल 148 में है, सॉरी 248 में ये है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। आर्टिकल 248 में रेजिडुअल पावर्स है। ये पावर्स क्या होती है? देखिए, हमारे 7 स्केड्यूल में 3 तरह के लिस्ट्स दी गई है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट पर सिर्फ स्टेट कानून बना सकता है और यूनियन लिस्ट पर केवल यूनियन कानून बना सकता है, सेंटर कानून बना सकता है। लेकिन
कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि भविष्य में एक ऐसा कोई टॉपिक निकल कर आ जाता है जो कि इन तीनों लिस्टों में नहीं है, तो उस पर कानून कौन बनाएगा? इसका मतलब होता है रेजिडुअल पावर्स। ये पावर दी गई है सेंटर को। मान लेते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम एआई नहीं था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन आज अगर एआई पर कोई कानून बनाना है, ठीक है, तो वो कौन बनाएगा? वो बनाएगा सेंटर, ठीक है, सेंटर गवर्नमेंट। तो ये है रेजिडुअल पावर, ये हमने कनाडा से लिया है। और यूनियन गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट वाला कॉन्सेप्ट है वो भी हमने कनाडा से लिया है। और क्वासी फेडरल, ये क्या होता है? इसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं एक नए पेज में। क्वासी फेडरल का क्या मतलब है? फेडरल क्या होता है? देखिए, फेडरल एक ऐसा ग्रुप होता है स्टेट्स का जो सेंटर से बंधा होता है, ठीक है। यहाँ पर सेंटर और स्टेट्स को सबको इक्वल पावर्स दिए जाते हैं, और सभी स्टेट्स को इक्वल पावर दिए जाते हैं, सेंटर को भी इक्वल पावर दिया जाता है। सेंटर से बंधा होता है स्टेट 1, स्टेट 2, S2 मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, S3, S4। मान लेते हैं एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर सिर्फ 4 राज्य है, हमने S1, S2, S3, 4 करके दिखाया है। तो ये कौन सा कैसा स्ट्रक्चर है? ये है फेडरल स्ट्रक्चर। अभी मैंने बताया कि सभी को इक्वल यहाँ पर राइट्स दिए जाते हैं, इक्वल पावर्स दी जाती है, लेकिन क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल पावर्स दी गई है? नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर को थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के दिया गया है। आप मानो या ना मानो, क्योंकि स्टेट्स पर तो कई बार इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है 356 आर्टिकल के तहत, प्रेसिडेंशियल जो रूल वहाँ पर लग जाता है। तो यहाँ पर सेंटर्स में कई जगह जो है यहाँ पर सेंटर को एज दिया गया है, अपर हैंड है। तो आपको ये बात समझनी होगी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एकदम फेडरल नहीं है, हालांकि फेडरल नेचर का है, लेकिन ये क्वासी फेडरल है, आधा फेडरल है, क्वासी फेडरल, ठीक है। तो ये वाला प्रोविज़न भी हमने कहाँ से लिया है? ये लिया है हमने कनाडा से। और अगला जीएसटी। जीएसटी तो बाद में ऐड किया गया था ना, जीएसटी के बारे में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जीएसटी बाद में ऐड किया गया था, तो ये वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी है, लेकिन इसको हम लिख लेते हैं 101 अमेंडमेंट ऑफ 2016 के अमेंडमेंट के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया 101 अमेंडमेंट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यूएसए से हमने क्या चीज़ें अडॉप्ट की है। यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स जो हमारी 12 से 35 आर्टिकल के बीच दिए गए हैं, और इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति को हटाने को इम्पीचमेंट कहा जाता है, इसका जो वर्णन है वो 61 में है इम्पीचमेंट का, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट का पद भी हमने यूएसए से लिया है। सुप्रीम कोर्ट जो है 124 से 147 के बीच में है, आर्टिकल में है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो 360 में लगती है ना, फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360, वो भी हमने कहाँ से ली है? वो भी हमने यूएसए से ली है। और जुडिशियल रिव्यू, कई बार लेजिस्लेचर यानी ये कह लीजिए कानून कई बार ऐसा बना दिया जाता है जो संविधान के अगेंस्ट होता है, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है उसको फिर से रिव्यू करने की, इसी को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। और ये 137 में है, याद रखिएगा 137 आर्टिकल में है जुडिशियल रिव्यू। तो ये भी हमने यूएसए को भी हमने कवर कर लिया कि यूएसए से कौन सी चीज़ें हमने ली है। आइए आयरलैंड पर आते हैं। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके बारे में पढ़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट है, तो ये पार्ट 4 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नॉमिनेशन इन राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में कहा गया है, इसमें राष्ट्रपति 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, वो वाला प्रोविज़न भी लिया गया है आयरलैंड से। और ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन से तो देखिए बहुत सारी चीज़ें ली गई है, हमारा जो पूरा लगभग सिस्टम है वो ब्रिटेन का ही है। जो मैंने भी बताया था ना आपको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, लगभग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 250 से ज़्यादा आर्टिकल्स या तो सेम वहीं से उठाए गए हैं या फिर उनमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। तो ब्रिटेन में तो भैया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारे प्रोविजंस है। फिर पार्लियामेंट को देख लेते हैं।
पार्लियामेंट हमने लिया है ब्रिटेन से, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा का जो वर्णन है वो है यहाँ पर लोकसभा का है 81 में और राज्यसभा का है 80 में और पार्लियामेंट का है 79 में। ठीक है, 79 में। यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, 79 में। तो ये भी हमने बोरोइंग्स जो है, अडॉप्शन वाले जो है बोरोइंग्स, वो कवर कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं क्या है। ये हमने फेडरल सिस्टम को समझा था। फिर हमने यहाँ से कनाडा वाला हमने फिर से डाल दिया। चलिए कोई बात नहीं, कनाडा वाला हमने समझ लिया है, ये सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं पिछले स्लाइड में। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या चीज़ें ली है? जर्मनी से हमने इंस्पायर हुए हम जर्मनी से कि भैया इमरजेंसी प्रोविजंस जो है ना जर्मनी के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ ऐसा होना चाहिए, इसलिए इमरजेंसी प्रोविजंस डाले गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 352 से 360 के बीच, 352 से 360 के बीच। ठीक है, 352 से 360 के बीच। और फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हम इंस्पायर हुए और हमने रिपब्लिक, यानी रिपब्लिक का मतलब होता है जब जो देश का हेड है, जो कि प्रेसिडेंट होता है नॉमिनल, वो एक हेरिडिटरी पोस्ट नहीं है, यानी राजा का बेटा वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो प्रेसिडेंट है उसका बेटा प्रेसिडेंट बनेगा, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर हम लोग जो है ना रिपब्लिक है, यानी हम लोग अपना राजा खुद इलेक्शन से चुनते हैं। ठीक है, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, इक्वालिटी एक समानता, और फ्रेटर्निटी, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है हमने ये फ्रांस से इंस्पायर होकर ली है। और अमेंडमेंट तो 368 आर्टिकल में दिया गया है। जो संविधान को कई बार बदल दिया जाता है ना अमेंडमेंट करके, हमने पढ़ा भी था, जीएसटी का के लिए अमेंडमेंट किया गया था। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। जापान से हमने लॉ की जो टर्मिनोलॉजी है वो ली है, लॉ में जो वर्ड्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं भारी भरकम, वो हमने कहाँ से लिए है? जापान से। और ऑस्ट्रेलिया से सेंटर स्टेट रिलेशन, ये कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से, कि भैया सेंटर और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, कब कब क्या चीज़ें होंगी, ये जो है इसके बारे में एक पूरा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। कनकरेंट लिस्ट, जो मैंने बताया 7th शेड्यूल की जो 3 लिस्ट है उनमें से एक लिस्ट है कनकरेंट लिस्ट, जिन पर सेंटर और स्टेट दोनों बना सकते हैं लॉज। तो वो भी जो हमने लिया है यहाँ पर वो लिया है ऑस्ट्रेलिया से। और रशिया से हमने क्या लिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली है आर्टिकल 51A। ठीक है, मैंने बताया था आपको इससे पिछले वीडियो में कि जहाँ पर A B दिखे समझ जाओ वो बाद में ऐड किया गया है। और पार्ट 4A, यहाँ पर पार्ट 4 के A के अंदर एक ही आर्टिकल आता है, वो है 51A। वहाँ पर जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, उनके बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे जब हम बढ़िया ढंग से कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 1 से। तो बस इसके बाद होने ही वाला है, इसके बाद 2 वीडियोज़ यहाँ पर आएंगी। मैं आपको बता दूँ, एक आएगी पार्ट्स को, मैं जो सारे 22 पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा ताकि और ज़्यादा माइंड में क्लियर हो जाए। और मैं एक प्रियम्बल पर वीडियो लाऊंगा, उसके बाद हम लोग पार्ट वाइज जो है उसको आर्टिकल वाइज आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पर, तो वो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि क्या इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बैग ऑफ बोरोइंग्स कहना उचित है? अगर उचित है तो आप बताइए इसके बारे में, इसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन कीजिए कमेंट सेक्शन में, क्या उचित है, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा, इस वीडियो पर बेस्ड ही वो क्वेश्चन होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया? अच्छा, टाइम भी इसमें काफ़ी लगा। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ये कोई बहुत आसान काम नहीं था भैया, बहुत टाइम लग जाता है, स्पेशली एक ऐसे देश के लिए बनाना जहाँ पर 8 धर्मों के लोग रहते हैं, 8-10 धर्मों के लोग रह रहे हैं, है ना। और
अलग अलग कल्चर है, 100 प्लस डांस फॉर्म्स है, 1600 से ज़्यादा हमारी मदर टंग्स है ना। इसके लिए मुश्किल होना था। तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का ये टोटल समय लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, वो 165 दिन मिली सिर्फ, और इसमें 11 सेशंस हुए थे। और जो हमने बताया था ना कि बी आर अम्बेडकर प्लस जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उन्होंने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। इस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को ही रिकंसिडर करने में, यानी 2000 अमेंडमेंट करने में, बातचीत करने में इस बारे में, यहाँ पर जो है 114 दिनों का समय लग गया था। तो आप समझिए, इसके बाद तो थोड़ा सा काम रह गया था। इतना समय कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो अब एंड में बाकी चीज़ें यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट कवर कर ली है, जिसके बारे में हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात और आ जाती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों? देखिए, एक हिस्टोरिकल मोमेंट था ये। हमने बताया था कि 1930 में, यानी 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने शपथ खाई थी कि वो लोग पूर्ण स्वराज लेंगे, और यहाँ पर जो है 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने सोचा क्यों ना इस दिन हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करें। तो लगभग 2 महीने का इंतज़ार किया गया था इसको लागू होने में। लेकिन कुछ आर्टिकल्स जो ज़रूरी थे, 15 आर्टिकल्स टोटल थे, वो जो है इसी दिन से लागू कर दिए गए थे। आप ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये लुसेंट की बुक में मिल जाएगा और कौन कौन से वो आर्टिकल्स थे। तो ये 15 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे। बाकी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रोम्युलेटेड ऑन 26 जनवरी 1950। ओके। और लास्ट मीटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स की? ये हुई थी 24 जनवरी, यानी लागू होने के 2 दिन पहले, 1950। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने इस पर साइन किए, सब ने साइन किए और कॉन्स्टिट्यूशन को मान्यता दे दी। और अंतिम में जो साइन हुए थे 284 मेंबर्स के ही हुए थे, ये बात ध्यान रखिए। अब ये बात क्यों इम्पोर्टेंट है? जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उस टाइम पे तो 299 लोग थे जो भारत के संविधान में काम करने वाले थे, संविधान सभा में। लेकिन अब ये 284 क्यों? क्योंकि देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत ओल्ड एज पीपल थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना बहुत एक जटिल कार्य था, तो वहाँ पर एक्सपीरियंस लोगों की ज़रूरत थी। तो कुछ लोग बीच में बीमार हो गए, ठीक है, जो कि काफ़ी दुखद था। कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, ये और भी ज़्यादा दुखद था। तो अंत में केवल 284 लोग ही हमारे संविधान को यहाँ पर जो है लागू होते हुए देख पाए। तो ये था पूरा का पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा के बारे में और बोरोइंग्स के बारे में। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको एक क्वेश्चन में यहाँ पर कर लेता हूँ कि ये देखिए कि एमरजेंसी प्रोविजंस जो है, एमरजेंसी प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो किस कंट्री से हम लोगों ने अडॉप्ट किए हैं, ठीक है। बोरोइंग वर्ड अब हम यहाँ बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल गलत वर्ड है। अडॉप्ट किए हैं, तो आप यहाँ पर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। दोनों के दोनों क्वेश्चंस का आंसर कीजिए। सीरीज़ पूरा होने पर जो भी स्टूडेंट ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर करता है और हमें लगता है कि आपके आंसर्स इन्फ्लुएंशियल है, तो आपको हम बाद में प्राइज़ ज़रूर देंगे। ये था हमारे आज के वीडियो के बारे में। अगली वीडियो में बात करेंगे हम लोग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। उसको एक्सप्लेन करूँगा 22 पार्ट्स को, और फिर हम लोग प्रीएम्बल पर जाएंगे। और अगले 2 वीडियो के बाद
बिल्कुल आर्टिकल 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और बेहतरीन ढंग से लगभग 40 से 45 वीडियो में पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग कवर करेंगे। याद रखिए, अगर आप अपना ध्यान इन 40 से 50 वीडियो में दे देते हो तो आपको किसी भी और चैनल पर जाने की आवश्यकता नहीं है। सपोर्ट के लिए मैंने आपको बताया हमारे पास है हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई डाउट्स है, कोई कुछ पूछना है तो, और पीडीएफ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पीडीएफ चाहिए क्लास की, वो आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर डिबेट डिस्कशन कीजिए। कोई डाउट होगा हम आपका आंसर ज़रूर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पूरा वीडियो। अगर कुछ रह गया हो यहाँ पर टॉपिक तो आप हमें ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं कि सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये पर्टिकुलर टॉपिक रह गया है, इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाइए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।